नमस्कार दोस्तों, वैट्स आईसीएस लखनऊ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द निवार साइक्लोन विच हैज ऑलरेडी हिट तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 22 नवंबर को सोमालिया के कोस्ट पर एक वेरी सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन यानी कि जिसका नाम गति रखा गया था, वो अभी सोमालिया के कोस्ट को हिट किया और कुछ ही दिनों के बाद कल यानी कि 24 नवंबर को एक और साइक्लोन बनना शुरू हो गया और आज यानी कि 25 नवंबर को उसने तमिलनाडु के कोस्ट को हिट कर दिया। एक ही रीजन यानी कि इंडियन ओशन रीजन में इतने कम अंतराल में लगातार दो साइक्लोन्स, वो भी एक वेरी सीवियर कैटेगरी का और एक सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन, यानी कि गति जो था वो वेरी सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन था और निवार सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन है। वैसे तो अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये पूरा साल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही एक्टिव ईयर रहा है। इस पूरे साल दुनिया में 124 डिप्रेशन यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसी कंडीशंस बनी, जिनमें कि 95 का नाम रखा गया। इनफैक्ट एक दिन तो ऐसा था इस साल 16 सितंबर को, जबकि एक साथ इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ दो ओशंस यानी कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में एक साथ 6 साइक्लोन्स एक्टिव थे। और इस साल का सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन रहा गोनी सुपर साइक्लोन, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस साल का सबसे लंबा साइक्लोन जो सबसे ज्यादा दिन तक चला यानी कि 16 दिनों तक चलने वाला साइक्लोन था पॉलीड, जो कि बर्मुडा पर उसने लैंडफॉल किया था। लेकिन अगर इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो उन 124 साइक्लोनिक कंडीशंस में से लगभग 8 इंडियन ओशन रीजन और इसके आसपास के क्षेत्रों में बनी, जिनमें से 4 का नाम रखा गया। पहला अम्फान, दूसरा निसर्ग, तीसरा गति और चौथा निवार। इसमें से जो अम्फान था इट वाज अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपर साइक्लोन, जिसमें की हवाएं 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की गति को उन्होंने अचीव किया था। इसके बाद निसर्ग आया जिसने कि सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी तक की हवाओं को अचीव किया, गति को अचीव किया। एंड इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बड़ा साइक्लोन आया इट इज गति, जो कि अभी अभी गया है सोमालिया रीजन में। एंड फाइनली अब निवार नाम का एक सीवियर साइक्लोन बन रहा है नियर द तमिलनाडु कोस्ट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर इस एनिमेशन को देखें तो लगभग 23 नवंबर को यहाँ इंडियन ओशन रीजन में बे ऑफ बंगाल के एकदम सदर्न पोर्शन में एक डिप्रेशन बनना शुरू होता है सुबह लगभग 5:30 बजे, और इसके बाद 24 नवंबर को सुबह 5:30 बजे तक यानी कि एक दिन के अंदर अंदर ये साइक्लोनिक स्टेज को अचीव कर लेता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए सुपर साइक्लोनिक तो नहीं कहेंगे पर सीवियर साइक्लोन की कंडीशंस को अचीव करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। और आज यानी कि 25 नवंबर को शाम तक या आज रात तक तमिलनाडु कोस्ट के पुडुचेरी के आसपास के एरिया में लैंडफॉल करने की संभावना है। और फाइनली 26 नवंबर सुबह के आसपास तक, जबकि ये पूरी तरह से मेनलैंड के अंदर होगा, तब ये वीक पड़ जाएगा और इसके साथ ही ये साइक्लोन खत्म हो जाएगा। साइक्लोन्स और उसके जैसे कोई भी डिजास्टर्स जब कभी भी किसी देश को हिट करते हैं तो बहुत ही बड़ी जनसंख्या को अफेक्ट करते हैं। अभी भी अगर भारत में देखें तो 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसका बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स इंपैक्ट होता है। लगभग 1000 क्यूसेक जो सरप्लस वाटर था चेम्बारम बक्कम लेक में, चेन्नई के आसपास ये लेक है, उसको अभी पानी को छोड़ दिया गया है क्योंकि 2015 चेन्नई फ्लड्स की यादें अभी भी हमारे दिलो दिमाग पर ताजा है। और जो कि अभी 2 साल पहले लगभग 2018 में भी तमिलनाडु में एक बहुत ही बड़ा गज नाम का साइक्लोन आया था, उससे भी बहुत ही ज्यादा जान माल की हानि हुई थी। इस बार भी अगर देखा जाए तो 2000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। बस सर्विसेज पूरी तरह से रोक दी गई हैं, जितनी भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको रोक दिया गया है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स ने एक ऐसी घोषणा की है कि कोई भी अगर आपके पास में एसेंशियल वर्क ना हो तो अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। 4000 से ज्यादा वल्नरेबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जिनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इस तरह के जितने भी साइक्लोन्स होते हैं उनके बहुत सारे वेरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, डिजास्टर्स इंपैक्ट हो सकता है। और चूंकि ये साइक्लोन भारत को ही अफेक्ट कर रहा है,
इसलिए यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से भी हमको इसे देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं, उसके पहले एक बार सिलेबस के ऊपर नजर डालते हैं कि सिलेबस के कौन से टॉपिक को ये वीडियो कवर करने जा रहा है। अगर जीएस पेपर 1 में हम देखें तो वहां पे बहुत सारे डिजास्टर्स के बारे में बात की गई है। तो पेपर 1 जनरल स्टडीज के पेपर 1 में जहां डिजास्टर्स की बात की गई है, ये उन पोर्शंस को कवर करेगा, और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, तो ये वीडियो उस टॉपिक को भी कवर करेगा। तो इस साइक्लोन यानी कि निवार साइक्लोन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि तमिलनाडु और पुडुचेरी खासकर से क्यों रेड अलर्ट पर है। देखिए, जब अभी 2018 में ही एक गज नाम का बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था तमिलनाडु रीजन में, और उसके बाद से ये अब एक बड़ा जो कि सीवियर या उससे ज्यादा ऊपर की कैटेगरी का कोई साइक्लोन हो, वो 2 साल के बाद उस पर टकरा रहा है। 23 तारीख की सुबह जब सदर्न बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन बनना स्टार्ट हुआ, उस समय ही आईएमडी ने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये डिप्रेशन आगे चल के सीवियर या वेरी सीवियर कैटेगरी का कोई साइक्लोन बनेगा और इसका पाथ क्या होगा। और उसी के अकॉर्डिंगली अब ये पुडुचेरी और तमिलनाडु की तरफ बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। वहां पे 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और एक्सपेक्टेड है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त शायद अभी या अभी से कुछ घंटों के अंदर ही तमिलनाडु के पास में ही आप जानते हैं कि पुडुचेरी यानी कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके पास में इसके लैंडफॉल होने की संभावना है। जितने भी डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं ओशंस में, जिनके की साइक्लोन्स में बदलने की संभावना होती है, उन सभी का नामकरण नहीं किया जाता। जब एक सर्टेन स्टैंडर्ड से सर्टेन लेवल से ऊपर जब हवाओं की रफ्तार पहुंचती है और वो साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं, तभी उनका नामकरण किया जाता है। और इस साइक्लोन का नाम निवार रखा गया है। इस नाम को प्रपोज किया था ईरान ने। एग्जैक्टली ये साइक्लोन किस जगह पे लैंडफॉल करेगा, इसके बारे में हमें आईएमडी के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि ये तमिलनाडु के मामल्लापुरम और पुडुचेरी के कराईकल के बीच में कहीं पर आज रात लैंडफॉल करेगा। इस साइक्लोन के क्या एडवर्स इंपैक्ट्स होंगे वो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं कि कोई साइक्लोन बनता है तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इसके अलावा बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। तो ये दोनों चीजें एक साथ जब देखने को मिलती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हैवॉक क्रिएट करती हैं, डिजास्टर्स इंपैक्ट बनाती हैं। तो हमने देखा कि हवाएं तो यहाँ पर 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से ऑलरेडी चल ही रही हैं। साथ ही साथ 2 दिन के अंदर ही यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल हो गई है। इसलिए आईएमडी ने तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों को रेड अलर्ट घोषित कर रखा है ऑलरेडी। इनफैक्ट जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर तो 24 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की रेनफॉल देखने को मिली है। और ये हैवी रेनफॉल्स सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है, ये रायलसीमा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी तक और इनफैक्ट कर्नाटका और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सदर्न छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक भी इनका इम्पैक्ट होगा, और इनका इम्पैक्ट 26-27 नवंबर तक भी बना रह सकता है। इस साइक्लोन का ड्यूरेशन कितना होगा, तो वो होगा लगभग 3 दिन। 3 दिन तक ऐसे ही मौसम एक्सट्रीम रह सकता है। जब इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं तो तेज हवाओं का चलना और बहुत ज्यादा बारिश का होना ये तो है ही, लेकिन जब इस तरह की कंडीशंस हाई टाइड के साथ में मिलती हैं तो जो टाइडल वेव्स होती हैं वो बहुत ही ऊंची होती हैं। इससे आसपास बहुत ही, अगर कोस्ट में बात करें तो कोस्ट में बहुत ही ज्यादा इंटीरियर रीजन तक इसका इम्पैक्ट हो सकता है, डिजास्टर्स इम्पैक्ट हो सकता है। जितने भी सेटलमेंट्स हैं, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। जो फॉरेस्ट एरिया है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वाइल्ड लाइफ इसी तरह इससे बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ जो फिशरमैन होते हैं, जो आसपास सेल करती हुई छोटी शिप्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर आसपास कोई पोर्ट है तो उनके ऊपर भी इसका बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी साइक्लोन्स आते हैं या आने वाले होते हैं तो आईएमडी एक पहले से चेतावनी जारी करता है और कहता है कि जितने भी फिशरमैन या छोटी सेलिंग शिप्स हैं वो वापस कोस्ट पर लौट आए और ओशन में उस वक्त कोई भी ना हो। तो इस साइक्लोन का क्या क्या डिजास्टर्स इम्पैक्ट हो सकता है तमिलनाडु और आसपास के स्टेट्स में, ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब तेज रफ्तार से हवाएं और ज्यादा बारिश होगी और साथ में अगर बहुत ही ऊंची टाइडल वेव्स चलेंगी तो उनसे जो भी आसपास की टेम्पररी सेटलमेंट्स हैं, हट्स हैं, जो रूरल सेटलमेंट्स हैं, उनके ऊपर सबसे पहले इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो पावर लाइंस हैं, जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं,
उनके ऊपर भी असर पड़ता है। जब अभी अम्फान तूफान आया था जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को उसने इफेक्ट किया था, वहां पर जितनी भी कम्युनिकेशन लाइंस थी, पावर लाइंस थी, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। साथ ही साथ वहां पे अर्बन एरियाज हैं जैसे कि कोलकाता, वहां पर एलपीजी की सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि एलपीजी खाना पकाने के लोग एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, पर जिन जगहों पर एलपीजी का कनेक्शन पाइप्स के थ्रू है, यानी कि वहां पे पाइपलाइन से एलपीजी गैस की सप्लाई की जाती है, जब कभी भी ऐसे साइक्लोन्स आते हैं तो उन सप्लाईज को बंद कर दिया जाता है ताकि इससे कोई बड़ा डिजास्टर ना क्रिएट हो जाए। एक तो डिजास्टर ऑलरेडी साइक्लोन के रूप में हमारे सामने है ही, पर अगर उससे जो एलपीजी सप्लाई लाइंस हैं उनके ऊपर अगर कोई प्रभाव पड़ता है और वहां पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये डिजास्टर एक आगे फर्दर डोमिनो इफेक्ट को क्रिएट कर सकता है, इसलिए उनको भी बंद कर दिया जाता है। जब ऐसे साइक्लोन्स आते हैं और बड़ी वेव्स चलती हैं तो बड़ी मात्रा में जो सेलाइन वाटर है वो अंदर इंटीरियर ऑफ द कोस्ट में आ जाता है और इससे एग्रीकल्चरल लैंड्स को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। एक और यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि जिस जगह पर ये साइक्लोन लैंडफॉल करने वाला है या जिस जगह पर इसका पूरा नर्व सेंटर होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो होगा, वहीं पर कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फुकुशिमा एक्सीडेंट की। जब जापान में बड़ी सुनामी आई, बड़ा साइक्लोन बना, उसकी वजह से उस एक बड़ी जापान के कोस्ट पर जब एक बड़ा अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से सुनामी क्रिएट हुई। वहां पे जो सुनामी जब क्रिएट हुई, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आई, उनसे फुकुशिमा रिएक्टर को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट का सामना करना पड़ा। उनपे उसमें वहां पे एक उस सुनामी की वजह से एक्सीडेंट हुआ जिससे अगल बगल न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गए। एक न्यूक्लियर पॉल्यूशन का सामना वहां के लोगों को करना पड़ा। ऐसा ही कुछ रेड अलर्ट अभी हाल फिलहाल इस साइक्लोन यानी कि निवार की वजह से आईएमडी ने भी कर रखा है। तो MAPS यानी कि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की जो अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने इस साइक्लोन के मद्देनजर एक रेड अलर्ट ऑलरेडी घोषित कर रखा है। तो ये तो हो गए इम्पैक्ट्स। वैसे 1200 से ज्यादा NDRF की जो फोर्सेस हैं उनको ऑलरेडी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में डिप्लॉय कर रखा गया है। 12 टीम्स NDRF की ऑलरेडी सक्रिय हैं और 20 टीम्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरला में अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसके लिए ये टीम्स तैयार हैं। इसके साथ ही इंडियन नेवी भी इस पूरी कंडीशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो आने वाले समय में क्या होगा वो हम देखते रहेंगे। अगले 3 दिन इस साइक्लोन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा जिसमें हम ये बताएंगे कि साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है। ये जो भी साइक्लोन आया निवार, इसका नाम किस देश ने रखा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए वैद्स ICS लखनऊ का YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।